फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? धरना अचानक नहीं हुआ। अबसार आलम के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो मामला वजारत दिफा पर आएगा। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत फैसले पर अमल दरामद करना चाहती है। चीफ जस्टिस ने पूछा अदालती फैसले पर आज तक अमल क्यों नहीं किया गया? एक शख्स कनाडा से आता है और पूरा मुल्क ऊपर नीचे करके चला जाता है। क्या हम कनाडा जाकर उनका मुल्क डिस्टर्ब कर सकते हैं? क्या कनाडा से आने वाले ने टिकट खुद खरीदी थी? पाकिस्तान का इतना ही दर्द है तो यहां आकर क्यों नहीं रहते? चीफ जस्टिस ने कहा टीओआरएस के जरिए ही तमाम लोगों को बरी कर दिया गया। कहां लिखा है कि तहकीकात किस चीज की करनी है? तहकीकात सैलाब की करनी है या किसी और चीज की? वाजे करें कमेटी की कानूनी हैसियत क्या है? कमेटी के कयाम की दस्तावेज कागज का टुकड़ा है और कागज के टुकड़ों से पाकिस्तान नहीं चलेगा। कमेटी रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया। फैजाबाद धरना केस में अदालत उज़्मा का हुक्मनामा। हुकूमत की 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर मौसर करार दी। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, अफसोस से कहना पड़ता है मामले को वो संजीदगी नहीं दी गई जिसका ये मुतकाजी था। बज़ाहिर चेयरमैन पेबरा नजरसानी दायर करने में किसी के कठपुतली थे। उनसे पूछा नजरसानी खुद दायर की या किसी ने हुक्म दिया था? तो जवाब में कहा बस हुक्मनामे में कहा गया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया जाएगा। तवक्को है तमाम नजरसानी दरखास्तें दायर करने के हुस्न इत्तफाक की तहकीकात की जाएंगी। इस तहकीकात की भी तवक्को है कि क्या तमाम नजरसानी दायर करने की हिदायत एक ही जगह से आई थी। इलेक्शन कमीशन की टीएलपी से मुताल्लिक रिपोर्ट वापस लेने की इस्तदा मंजूर। तहरीक इंसाफ, वजारत दिफा और आईबी की दरखास्तें वापस लेने पर खारिज। शेख रशीद को नोटिस जारी। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानता। बंदूक के जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। अदालत में ऐसी गलत बयानी दोबारा नहीं करना। फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एजाजुल हक के वकील ने कहा ज़ियाउल हक का नाम आइन में लिखा हुआ है। अटॉर्नी जनरल बोले ज़ियाउल हक का नाम आइन से निकाल दिया गया था। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा, अपने जवाब में खादिम रिजवी को हाफिज क्यों लिखा? खादिम रिजवी को आईनी इदारा इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की? वज़ीर आज़म ऑफिस बताए क्या फोन टैपिंग की इजाजत दी गई या वारंट लिए गए? विफाक की जानिब से ऐसा कोई इकदाम किया गया तो तफसीलात जमा कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अदालत ने लिखा ये तस्लीम नहीं किया जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर किसी दुश्मन एजेंसी ने पब्लिक ऑफिस की कॉल्स रिकॉर्ड कर ली। ये भी नहीं माना जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर गैर रियासती अनासर ने वज़ीर आज़म ऑफिस की कॉल रिकॉर्ड की। हुकूमती जवाब के मुताबिक किसी को शहरियों के फोन टैप या रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी गई। फोन टैपिंग या सर्वेलेंस के लिए जज से वारंट लिया जा सकता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी किया। नब्बे रोज में इंतखाबात के लिए पीटीआई ने तरमीम शुदा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया। आर्टिकल 224(2) के मुताबिक असेंबली तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होने हैं। आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत रही है। हम विफाक में भी हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। मुराद अली शाह कहते हैं कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत के काम को रिवर्स नहीं कर सकती। कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकती जो अगली हुकूमत रिवर्स न कर सके। अगली हुकूमत हमारी ही है तो मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हैं? दहशतगर्द इसराइल का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर दूसरा हमला। रही सही इमारतें भी तबाह कर दी। रात के हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी थी कि फिर हमला हो गया।
دونوں حملوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ سے دنیا کا رابطہ پھر منقطع۔ سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی پالٹیل کا کہنا ہے غزہ کی پٹی میں انٹرنیٹ اور سروسز مکمل طور پر معطل ہے اور رابطے کے تمام ذرائع بھی کٹ گئے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے اب تک 8,700 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، جن میں 3,607 سے زائد بچے شامل ہیں۔ غزہ سے زخمی فلسطینیوں اور غیر ملکیوں کی مصر منتقلی شروع۔ قطر کی ثالثی میں مصر، حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کے بعد رفح کراسنگ کو کھول دیا گیا۔ ایمبولینس کے ذریعے زخمیوں کو مصر کے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی بھی رفح کراسنگ سے مصر جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کی پناہ گزینوں کے کیمپ پر حملے کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا غیر انسانی حملے میں بے گناہ شہری جام حق اور زخمی ہوئے۔ قطر نے کہا غزہ میں بڑھتے ہوئے حملے ثالثی کی کوششوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ غزہ پر حملوں کے بعد بولیویا نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ بولیویا کے وزیر کا کہنا تھا اسرائیل انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہے، اسرائیل سے غزہ پر حملے روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ فلسطین کی جانب سے بولیویا کے فیصلے کا خیر مقدم۔ کولمبیا اور چلی نے بھی اسرائیل سے اپنے سفارتکار واپس بلا لیے۔ غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ لندن کے مصروف ترین لیورپول اسٹریٹ اسٹیشن پر غزہ کی صورتحال پر غمزدہ برطانوی شہریوں کا دھرنا۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں آزاد فلسطین کے نعرے لگ گئے۔ برلن میں بھی ہزاروں افراد نے فلسطین کی حمایت اور غزہ میں اسرائیلی نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا۔ مسقط میں گرینڈ مسجد کے باہر بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی اور اسرائیلی مظالم کے خلاف سینٹ میں قرارداد منظور۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا 7 اکتوبر سے فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے عالمی قوانین کے ساتھ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کی۔ فوری جنگ بندی کا اعلان کیا جائے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کی واپسی کی ڈیڈ لائن ختم۔ بے دخلی کے لیے ملک گیر آپریشن کا آغاز۔ کوئی پاکستانی غیر قانونی تارکین وطن کو پناہ دینے میں ملوث پایا گیا تو سخت ایکشن ہوگا، نگراں حکومت نے خبردار کر دیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم باشندوں کو ہولڈنگ سینٹرز میں رکھا جا رہا ہے۔ اب تک 1,40,322 افراد واپس جا چکے ہیں۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں سرچ آپریشن، گھر گھر تلاشی۔ صدر سے 4 غیر ملکی باشندے گرفتار۔ راولپنڈی سے 100 سے زائد غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسلام آباد سے پکڑے گئے 64 غیر ملکیوں کو تورخم بارڈر کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ چمن میں پاک افغان بارڈر پر پہلی بار پاسپورٹ سسٹم رائج کر دیا گیا۔ افغان باشندوں کی واپسی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کا گھناؤنا منصوبہ بے نقاب۔ اب تک 1,26,000 سے زائد افغان باشندے بغیر ناخوشگوار واقعے کے واپس افغانستان جا چکے۔ ذرائع کے مطابق ملک دشمن قوتیں اس عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے متحرک ہو چکی ہیں۔ منصوبے کے مطابق غیر ملکیوں کے لیے قائم کیمپ سے نقل و حرکت کے دوران شرنگیزی کا منصوبہ بنایا گیا۔ شر پسند عناصر کو ایسی تصاویر ویڈیوز بنانے کا کہا گیا جس میں سیکیورٹی پرسنل کو زور زبردستی کرتے دکھایا جائے۔ چمن اور سپن بولدک میں پرتشدد احتجاجی مظاہروں سے انتشار پھیلانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا۔ گھناؤنے منصوبے کے مطابق کراسنگ پوائنٹس پر فائرنگ کرائی جائے جس سے انتشار پھیلایا جا سکے۔ مذموم و گھناؤنے منصوبے کا مقصد پاکستان افغانستان میں کشیدگی کو بڑھانا ہے۔ گلگت بلتستان کا 76واں یوم آزادی۔ پاک فوج کے زیر اہتمام آرمی ہیلی پیڈ پر شاندار تقریب۔ پاک فوج NLI سینٹر، GB اسکاؤٹس اور ویمن پولیس کے دستوں نے پریڈ میں حصہ لیا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ GB کی تقریب میں شرکت۔ یوم آزادی کی تقریب کے مہمان خصوصی کور کمانڈر راولپنڈی نے کہا GB کے بہادر فوجیوں نے سرحدوں کے دفاع میں ناقابل فراموش کارنامے سر انجام دیے۔ GB کے عوام نے کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کے لیے بھی مساوی قربانیاں دیں۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں سرکاری پانی کے لیے بھی بھتہ خوری۔ لائنوں کا پانی آئے تو نامعلوم لوگ بھتہ لینے پہنچ جاتے ہیں۔ کئی ہفتے پینے کے صاف پانی کی فراہمی معطل رہتی ہے۔ کبھی پانی آ جائے تو مافیا کے کارندے رقم طلب کرنے آ جاتے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہری پانی چور مافیا کے متعلق فوری آگاہ کریں تو مقدمہ درج کیا جائے۔ ورلڈ کپ کے اہم میچ میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ مد مقابل۔ پروٹیز نے کیویز کو 358 رنز کا ہدف دے دیا۔ کوئنٹن ڈیکاک کی ایونٹ میں چوتھی سنچری، وینڈرڈوسن کا 133 رنز،
हदफ के ताक़ुब में कीवीज की बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका मैच जीता तो खुद सेमीफाइनल में जाएगा, पाकिस्तान की उम्मीदें भी बढ़ाएगा। कीवीज की शिकस्त पाकिस्तान को फायदा देगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में 4 शिकस्तों के बाद फतह। बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखी। फखर जमान का शानदार कमबैक, 7 छक्के लगाए, 81 रन बनाए। बाबर आजम ने कहा फखर जमान 20 से 30 ओवर्स खेलते हैं तो मैच बदल देते हैं। अगले दोनों मैच जीतना अहम है, फिर देखते हैं कहां तक जाएंगे। शाहीन आफरीदी तेज तरीन 100 विकेटों के बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में भी नंबर 1 आ गए। बैटिंग में बाबर आजम टॉप पोजीशन पर बरकरार। शाहीन आफरीदी कहते हैं खुशी है, तेज तरीन 100 विकेट लेने का एजाज पाकिस्तान के नाम हुआ। कोशिश है कि फाइनल 4 में जाएं। इवेंट में कुछ अहम कैच और अच्छे रन्स हो जाते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। मुंबई दुनिया में जुए का सबसे बड़ा अड्डा। भारत का नाम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ सकता है। मुशीर खजाना डॉक्टर वकार मसूद का कायद आजम यूनिवर्सिटी के जेरे एहतमाम फैटिफ से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहा कनाडा ने भी कहा भारतीय रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारत को दुनिया के सवालात के जवाब देना पड़ेंगे। सक्खर का जुडिशल मजिस्ट्रेट के हमरा नौशहरो फिरोज में फूड गोदाम पर छापा। मुलाजमीन दीवारें फैलांग कर फरार। गोदाम से गंदम की 2500 बोरियां गायब। नैब जराये के मुताबिक गंदम की जगह बोरियों में मिट्टी डालकर रखी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फूड इंस्पेक्टर को रिकॉर्ड समेत अदालत तलब कर दिया। सऊदी अरब की वाफी एनर्जी कंपनी की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। शेल पेट्रोलियम कंपनी पाकिस्तान के तमाम शेयर्स खरीद लिए। शेल पाकिस्तान के एलामिये के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत हो चुके। शेल पेट्रोलियम कंपनी के शेल पाकिस्तान लिमिटेड में 77.42% शेयर्स हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर लाहौर और दीगर अफसरान को स्कूल कॉलेजों में आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दी, इस सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत है। पहले ये स्मॉग नवंबर के आखिर और दिसंबर में आती थी, इस बार अक्टूबर में ही शुरू हो चुकी थी। निगरान वजीर आला सिंध का लांडी में सरकारी स्कूल का दौरा। स्कूल की हालत देखकर नाराजगी का इजहार। डायरेक्टर स्कूल जियार मोहम्मद, चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर और हेड मास्टर को मुअत्तल कर दिया। कहा चाहता हूं तमाम एजुकेशन अफसरान को मुअत्तल कर दूं। सिंध हुकूमत तालीम के लिए 27% बजट मुख्तस करती है, पैसा कहां खर्च होता है कुछ मालूम नहीं। मुल्क में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। चारों सूबों के 31 अजला में 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, अजहर अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए तबसरे। अदाकारा अनूशा अब्बासी आज बनेंगी मेहमान। मुस्तफा चौधरी और आदि कहकहे बिखेरेंगे। कराची किंग्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम। खिलाड़ी की खोज मिल गए 3 बर्क रफ्तार बॉलर्स। फवाद अली, अरसलान दोस्त और मोहम्मद सुलेमान किंग्स टैलेंट प्रोग्राम के लिए मुंतखब। तीनों फास्ट बॉलर्स को तरबियत और करियर डेवलपमेंट में रहनुमाई फराहम की जाएगी। कराची किंग्स के कोच मोहम्मद मसरूर की जेर निगरानी माहिर कोच और ट्रेनर्स नौजवान फास्ट बॉलर्स को तरबियत देंगे। अंकल सरगम के खालिक, हिदायतकार और मुसन्निफ फारूक कैसर को गूगल का खिराज तहसीन। 78वीं यौम पैदाइश पर अपना डूडल उनके नाम कर दिया। फारूक कैसर की खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा इम्तियाज और तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा है।